लर्न इंग्लिश विद इटर्नल्स, और वो भी हिंदी में। बॉस मूवी तो बस ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश विद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फीचर फिल्म इटर्नल्स. This movie was released on 5th November 2021 and got a box office of $402 million. So right now I picked up a scene in which Thina was suffering from a disease, जिस कारण उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और वो अपने टीममेट को बुरी तरीके से मारने लगती है. इस बीमारी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मैडवेरी कहा जाता है. तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी स्पॉइलर को डिस्कस किए. सो लेट्स गो एंड लिसन टू मी. A myth. There is no cure, so no one really talks about it. What happened? Thina, you attacked everyone. Wounded Cersei, Phastos, you nearly killed Makari. I don't remember. You have Mad Weary. Your mind is fracturing under the weight of your memories. And all I can do is erase you so that you can start over. I will have to inform Arishan and take you back to the ship where we have the technology to help you. What if it happens again? She could have killed you. She could have killed all of us. I thought Mad Weary was a myth. I thought Mad Weary was a myth. इस सेंटेंस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं. पहला है आई थॉट और दूसरा है मैड वेरी वाज अ मिथ. अब आई थॉट को थोड़ा सा देखते हैं. आई थॉट का मतलब होता है मैंने सोचा था. अब मैंने सोचा था का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको हमें समझना होगा. आई थॉट एक ऐसा सेंटेंस है जिसके बाद में अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो वो हमेशा हमें पास्ट का ही सेंस देता है. जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं. आई थॉट वी वुड गो स्विमिंग टुमारो. इसमें आई थॉट आया है इसलिए अगले वाले सेंटेंस में वुड का यूज़ किया गया है विल की जगह. और अगर एक और एग्जांपल देखें तो उसमें आई थॉट समथिंग वाज गोइंग टू हैपन. इसमें भी आई थॉट आया है इसलिए यहाँ पर बाद में वाज गोइंग यानी कि पास्ट का सेंस का यूज़ किया गया है. अब आई थॉट क्या होता है इसको हमें समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि आई थॉट का एक अगर थ्योरेटिकली यूज़ देखें तो ये हमारे सेंटेंस में नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है, जिससे अगर कोई काम होने वाला होता है लेकिन हो नहीं पाता तो वह काम केवल इमेजिनेशन ही बनकर रह जाता है. और ऐसा ही हमारे सेंटेंस के साथ हुआ है जिसमें सर्सी को लगा था कि मैड वेरी एक मिथ है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था कि उसका बिलीव मिथ ना रह करके सच हो गया. तभी उसने कहा आई थॉट मैड वेरी वॉज ए मिथ. तो सिंपल सा सेंटेंस है आई थॉट मैड वेरी वाज ए मिथ, जिसका मतलब होता है आई थॉट मैंने सोचा था कि मैड वेरी क्या है. मैड वेरी एक मिथ है. There is no cure, so no one really talks about it. गिलगमेश बोलता है देयर इज नो क्योर सो नो वन रियली टॉक्स अबाउट इट. पहले वाले सेंटेंस को समझते हैं. देयर इज नो क्योर. पहले तो मैं बता दूं कि क्योर का मतलब होता है इलाज. देयर इज नो क्योर का हिंदी में मतलब होगा कोई इलाज नहीं है. लेकिन इस सेंटेंस में ये बात तो बताई नहीं गई है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इसका जो मेंशन है वो हमको पिछली सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक बीमारी के बारे में बताया गया था. इसका नाम है मैड वेरी. तो गिलगमेश मैड वेरी के बारे में बोल रहा है कि देयर इज नो क्योर, कि भाई इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है. ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही सिंपल था. अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं जिसमें बोलता है सो नो वन रियली टॉक्स अबाउट इट. सो नो वन रियली टॉक्स अबाउट इट. इसका हिंदी में मतलब है इसलिए वास्तव में कोई भी इस बारे में बात नहीं करता. अब इस सेंटेंस को थोड़ा तोड़ करके देखते हैं. सो का मतलब सबको पता है इसलिए होता है. नो वन का मतलब कोई भी. नो वन कोई भी नहीं करता. सो नो वन कोई भी. रियली का मतलब वास्तव में. और टॉक्स अबाउट, अब यहाँ पर जो समझने वाली जो चीज़ है वो है टॉक अबाउट. टॉक अबाउट का मतलब क्या होता है. जब भी हमें किसी पॉइंट के बारे में बात करनी होती है या फिर किसी मुद्दे के बारे में बात करनी होती है तो हम उस सेंटेंस में टॉक अबाउट का यूज़ करते हैं. जैसा कि एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ. शी स्टिल टॉक अबाउट योर वेडिंग, कि वह अभी भी आपकी शादी के बारे में बात करती है. तो यहाँ पर जो मुद्दा है वो है आपकी शादी. जो आपकी शादी है वो हमारे पास वो मुद्दा है जिसके बारे में वो अभी भी बात करती है. एक न्यू एग्जाम्पल और लेते हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट्स गेम, कि हम किस बारे में बात कर रहे थे. हम पिछले रात की लास्ट नाइट के गेम के बारे में बात कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट गेम. तो यहाँ पर भी टॉक अबाउट का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक मुद्दा है वो है पिछले रात का गेम जिसके बारे में बात करनी
थी। तो इसी सेंस में यहाँ पर भी टॉक अबाउट का यूज किया गया है, क्योंकि जो मुद्दा है कौन सा है, क्या है मुद्दा, वो मैडवेरी नाम की बीमारी है, वो इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इस बारे में कोई बात नहीं करता। सो नो वन रियली टॉक्स अबाउट इट। इसीलिए गिलगमेश ने कहा कि इसलिए वास्तव में इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। What happened? Athena, you attacked everyone. Wounded Cersei, Phastos, you nearly killed Makari. थीना बोलती है व्हाट हैपेंड। अभी जो सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि थीना अभी उठी है तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। अब थीना कौन है? थीना वही है जिसे बीमारी हुई है मैडवेरी नाम की। तो बस इसमें तो इतना ही, सेंटेंस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सबसे बड़ा लर्निंग पार्ट हमारे लिए अब आता है जब एजेक थीना को बोलती है, थीना यू अटैक्ड एवरीवन, वुंडेड सर्सी, फेस्टोस, यू नियरली किल्ड मकारी। तो सबसे पहला वाला सेंटेंस देखते हैं, थीना यू अटैक्ड एवरीवन। यहाँ पर वो तो बोल रही है कि थीना तुमने सब पर हमला किया, यू अटैक्ड एवरीवन। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि अटैक का मतलब क्या होता है। अटैक का मतलब होता है हमला करना, लेकिन ये वो वाला हमला नहीं है जो सिर्फ एक दो आदमी मिलकर के करते हैं। जबकि कोई ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर हमला किया जाता है तो अटैक का यूज होता है, या फिर कोई हमला अटैक मतलब कोई सेना करती है तो वो अटैक होता है। जब हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो वो होता है हिट करना। अब ये जो सेंटेंस है वो है यू अटैक्ड एवरीवन, कि तुमने सब पर हमला किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो अटैक के साथ में ऑन का यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे यू अटैक्ड ऑन एवरीवन। लेकिन ये जो मतलब है यू अटैक्ड ऑन एवरीवन, ये बिल्कुल भी गलत है, बहुत ज्यादा गलत, सॉरी, ये बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि अटैक के साथ में ऑन का यूज नहीं होता है, अटैक के साथ में किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता अगर वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनाया गया है, मतलब सीधा सीधा बनाया गया है। अगर इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बना दें तो यहाँ पर हम अटैक के साथ में ऑन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ही वॉज किल्ड इन एन अटैक ऑन दी रोड। अभी जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर अटैक के साथ में ऑन का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें तो एजेक बोलती है थीना को, वुंडेड सर्सी फेस्टोस, जिसका हिंदी में मतलब होगा तुमने सर्सी फेस्टोस को घायल किया। लेकिन आपने देखा कि इंग्लिश में सेंटेंस में कहीं पर भी यू का मेंशन नहीं है, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर यू का मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर यू क्या है, यू एक हिडन सब्जेक्ट है। यहाँ पर यू क्या है, यू एक हिडन सब्जेक्ट है। इसका मेंशन आपके सेंटेंस में तो नहीं है, लेकिन इसके मीनिंग में इसका मेंशन हमेशा होना है। तो इसका मतलब है यू वुंडेड सर्सी फेस्टोस, यू वुंडेड सर्सी फेस्टोस। वुंडेड क्या है, सेकंड फॉर्म है कि तुमने भाई पास्ट में क्या कराया, तुमने सबको घायल कर दिया। तुमने किसको घायल किया, तुमने सर्सी और फेस्टोस को घायल किया, यू वुंडेड सर्सी फेस्टोस। इसके नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, यू नियरली किल्ड मकारी। अब यहाँ पर इसका हिंदी मतलब तो होगा कि तुमने मकारी को लगभग मार दिया, लेकिन यहाँ पर जो लर्निंग फेज है वो नियरली से निकल कर आता है। हमको नियरली से सेंटेंस बनाना सीखना है, नियरली को समझना है। नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग। जब भी कोई काम होते होते बच जाता है या फिर होते होते रह जाता है तो हम नियरली का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, यू वर नियरली किल्ड, आप लगभग मर गए थे। तो यू वर नियरली किल्ड में क्या है कि अगर सेंटेंस को हम यूं बोलते यू वर किल्ड कि आप मर गए थे, तो इसमें तो क्या होगा कि वो सीधा मर गया था। लेकिन यू वर नियरली किल्ड से यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा बदल गया, बोला है कि आप लगभग मर गए थे, यानी कि आप जिंदा हैं, आप मरते मरते बच गए हैं, इसलिए आप यहाँ पर लगभग मर गए थे। तभी सेंटेंस में नियरली का यूज आया। नियरली का मतलब ऑलमोस्ट और लगभग, यू वर नियरली किल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, इट वॉज नियरली मिडनाइट बाय द टाइम दे लेफ्ट। इट वॉज नियरली मिडनाइट, अगर नियरली का यूज नहीं करें तो वो होगा इट वॉज मिडनाइट बाय द टाइम दे लेफ्ट, कि उस समय आधी रात हो चुकी थी जब उन लोगों ने छोड़ा या फिर वो चले गए। लेकिन नियरली का मतलब हो गया, नियरली में अब हमको पता नहीं है उस टाइम का, लगभग हम बात कर रहे हैं कि वो हाँ शायद वो लगभग आधी रात थी। तो इट वॉज नियरली मिडनाइट बाय द टाइम दे लेफ्ट। तो आई होप कि नियरली का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ढंग से। I don't remember. You have mad weary. Your mind is fracturing under the weight of your memories. And all I can do is erase them so that you can start over. I will have to inform Arishan and take you back to the ship where we have the technology to help you. I don't remember.
इस सेंटेंस में थीना एजे को अपना जवाब दे रही है कि आई डोंट रिमेम्बर। कहने का मतलब वो मुझे याद नहीं है, जो भी तुम बता रहे हो इसका मुझे कुछ भी याद नहीं है। सो आई डोंट रिमेम्बर का हिंदी में सिंपल मीनिंग होता है मुझे याद नहीं है। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें नेगेटिविटी का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर आई डू नॉट है, डोंट को डू नॉट बोलते हैं। तो आई डू नॉट रिमेम्बर कहने की मुझे याद नहीं है। थीना की बात का जवाब देते हुए एजेक बोलती है, You have mad weary. Your mind is fracturing under the weight of your memories, and all I can do is erase them so that you can start over. I will have to inform Arisham and take you back to the ship, where we have the technology to help you. अभी इन सेंटेंसेस को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। You have mad weary. Mad weary. You have mad weary. इस सेंटेंस का हिंदी में डायरेक्ट मतलब है तुम्हें mad weary हुआ है। यू हैव मैड वेरी। अभी हैव का यूज हम देखते हैं, लेकिन मैड वेरी क्या है, हमारी बीमारी है। तो अगर सीधा सा मैड वेरी को हम बीमारी से रिप्लेस करें तो हमें मिलेगा यू हैव बीमारी, यू हैव डिजीज। तो तुम्हें एक बीमारी हुई है, तुम्हें बीमारी हुई है, यू हैव डिजीज। तो अगर किसी भी बीमारी के बारे में हमको इस तरीके से बात करनी है तो हम हैज हैव हैड का यूज कर सकते हैं उसके पर्सन्स के हिसाब से। तो यू हैव फीवर भी करेक्ट होगा, यू हैव कोल्ड भी करेक्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर हैव का यूज बीमारी के सेंस में किया गया है। यू हैव मैड वेरी, कि तुम्हें मैड वेरी हुआ है। अगले सेंटेंस में इजिक बोलती है, योर माइंड इज फ्रैक्चरिंग अंडर द वेट ऑफ योर मेमोरीज। इसका हिंदी में अगर हम सेंस के हिसाब से मतलब देखें तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारी यादों के बोझ तले दब रहा है। लेकिन फ्रैक्चर का मतलब तो कुछ और होता है। फ्रैक्चर का मतलब दबना नहीं होता, फ्रैक्चर का मतलब होता है टू ब्रेक और कॉज टू ब्रेक, किसी चीज का टूटना। हम फ्रैक्चर को रेफरेंस में रखते हैं, जैसे द स्टोन हैज फ्रैक्चर्ड। अगर पत्थर टूट जाता है तो हम बोलते हैं द स्टोन हैज फ्रैक्चर्ड। अगर किसी की टांग टूट जाती है तो बोलता है योर लेग गॉट फ्रैक्चर्ड। किसी भी चीज के टूट जाने पर हम फ्रैक्चर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर माइंड फ्रैक्चर नहीं हुआ है, माइंड टूटा नहीं है, सिर्फ एक स्लैंग के तौर पे सेंटेंस का यूज किया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद बिल्कुल अलग होगा, लेकिन इसका सेंस के हिसाब से जो मतलब होगा वो बिल्कुल अलग होगा। यानी कि योर माइंड इज फ्रैक्चरिंग, तुम्हारा दिमाग दब रहा है, अंडर द वेट ऑफ योर मेमोरीज, तुम्हारे मेमोरीज के वजन के तले, बोझ के तले। इसलिए यहाँ पर बोला गया है तुम्हारा दिमाग तुम्हारी यादों के बोझ तले दब रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में इजेक बोलती है, एंड ऑल आई कैन डू इज इरेज दैम सो दैट यू कैन स्टार्ट ओवर। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं उसे मिटा दूं ताकि तुम फिर से शुरू कर सको। सेंटेंस को समझते हैं, यहाँ पर इरेज करने की बात करी गई है। इरेज किसको करा जा रहा है? थीना की मेमोरीज को इरेज करा जा रहा है, और बोला जा रहा है कि उसे इरेज करके वापस से स्टार्ट ओवर करने की उसको एक चांस देगी। तो अभी इस सेंटेंस को समझते हैं। ऑल आई कैन डू का मतलब होता है मैं बस इतना कर सकती हूँ, मैं बस इतना कर सकती हूँ। वही फीमेल है एजे, तो वो बोल रही है कि ऑल आई कैन डू इज मैं बस इतना कर सकती हूँ, इरेज व्हाट, इरेज द मेमोरीज ऑफ थीना, कि मैं तुम्हारी मेमोरीज को इरेज कर दूं। सो दैट क्या है? सो दैट कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है ताकि यू कैन स्टार्ट ओवर, तुम वापस से शुरुआत कर सको। अब यहाँ पर स्टार्ट ओवर को समझना है। स्टार्ट ओवर का मतलब क्या होता है? स्टार्ट ओवर का मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, बिल्कुल स्टार्टिंग से। स्टार्ट ओवर बिल्कुल फिर से शुरुआत करना, स्टार्टिंग से शुरुआत करना, वो होता है स्टार्ट ओवर। तो सेंस बिल्कुल सिंपल है। और ऑल आई कैन डू इज मैं बस इतना कर सकती हूँ, इरेज कर दूं तुम्हारी मेमोरीज को, सो दैट ताकि यू कैन स्टार्ट ओवर, ताकि तुम फिर से शुरुआत कर सको। नेक्स्ट सेंटेंस में एजेक बोलती है, आई विल हैव टू इन्फॉर्म अरिशन एंड टेक यू बैक टू द शिप। आई विल हैव टू इन्फॉर्म अरिशन एंड टेक यू बैक टू द शिप। इस सेंटेंस में पहले तो समझना है कि अरिशम कौन है। अरिशम इनका एक प्राइम लॉर्ड है जिसके बारे में वो बात कर रही है एजेक, और बात कर रही है वापस से थीना को शिप पर ले जाने की। तो वो बोल रही है आई विल हैव टू इन्फॉर्म अरिशम। आई विल हैव टू मुझे करना होगा क्या? टू इन्फॉर्म किसको? अरिशम को मुझे अरिशम को इन्फॉर्म करना होगा। अब सबसे पहले इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आई विल हैव टू का यूज समझना होगा। विल हैव टू का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ड्यूटी वाले काम के बारे में बात करी जा रही है, जहां पर आपको ये काम करना ही करना है, आपकी ड्यूटी बनती है, तो हम वहां पर विल हैव टू का यूज करते हैं। एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई विल हैव टू गो फॉर अ मीटिंग टुमारो।
कि मुझे कल एक मीटिंग के लिए जाना होगा। यहाँ पर जाना होगा वाला सेंस आया क्योंकि यहाँ पर उसकी ड्यूटी है, उसको ये काम करना ही होगा, उसको मीटिंग में जाना ही होगा, इसलिए यहाँ पर आई विल हैव टू गो फॉर अ मीटिंग टुमारो का यूज हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू विल हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, कि तुम्हें एक एप्लीकेशन लिखनी होगी किसका सेंस देता है? लिखनी होगी हमको एक सेंस देता है एक किसी भी चीज की नेसेसिटी की, उसकी ड्यूटी की, वो जो काम है वो ड्यूटी वाला है, उसको एप्लीकेशन लिखनी ही होगी, उसका एक ड्यूटी है। सो यू विल हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, इसलिए यहाँ पर उसका ड्यूटी वाला काम आया है कि उसको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। और ऐसा ही कुछ सेंस हमारे एजेक वाले सेंटेंस में भी है, जिसमें उसने बोला आई विल हैव टू इन्फॉर्म अरीशम। आई विल हैव टू इन्फॉर्म अरीशम, अरीशम को इन्फॉर्म करना एजेक की ड्यूटी है, इसलिए उसने बोला आई विल हैव टू इन्फॉर्म अरीशम। इसका जो सेकंड सेंटेंस है वो है टेक यू बैक टू द शिप, लेकिन यहाँ पर एंड का बीच में यूज हुआ है, एंड का यूज हुआ है, इसलिए आई विल हैव टू वो सिर्फ पहले वाले सेंटेंस के साथ रह गया है, लेकिन जो आई विल हैव टू है वो पहले वाले सेंटेंस के साथ में रहकर दूसरे वाले सेंटेंस के साथ भी यूज हुआ है। देखा जाए तो अगर हम पूरे सेंटेंस को तोड़े तो हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। वो पहला होगा आई विल हैव टू इन्फॉर्म अरीशम और दूसरा पार्ट होगा आई विल हैव टू टेक यू बैक टू द शिप। अब सेकेंड वाले सेंटेंस में वो कह रही है कि आई विल हैव टू टेक यू बैक टू द शिप, कि मुझे तुम्हें ले जाना होगा वापस शिप के अंदर। आई विल हैव टू मुझे तुम्हें ले जाना होगा, टेक यू आई विल हैव टू टेक यू मुझे तुम्हें ले जाना होगा, बैक वापस, टू द शिप जहाज में वापस ले जाना होगा। तो सिंपल सा मतलब है आई विल हैव टू इन्फॉर्म अरीशम एंड टेक यू बैक टू द शिप का मतलब है कि मुझे अरीशम को इन्फॉर्म करना होगा और तुम्हें वापस शिप में ले जाना होगा।